अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेक एकेडमी पाकिस्तान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी पहली होने वाली है इस सीरीज़ में, जिसमें हम कोई एक्चुअली का एक काम करेंगे। तो वीडियो हम शुरू करेंगे HTML से, और हम इसमें सारी चीज़ें देखेंगे कि एक वेब डेवलपर को HTML की क्या चीज़ें आनी चाहिए ताकि उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, जहाँ से वो एक अच्छा डेवलपर बनना शुरू कर सकता है और उसके ऊपर और चीज़ें सीखना शुरू कर सकता है और उन स्किल्स को अप्लाई करना शुरू कर सकता है। तो किसी चीज़ का इंतज़ार करने से की बजाय हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो ये मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना कोई एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। आप भी मैं कहूँगा कि अपना एक फ़ोल्डर को बना लो। यहाँ पे जैसे मैंने एक ये बनाया हुआ है, और इसमें मैंने ये एक बनाया हुआ है फ़ोल्डर पहले ही। इसमें मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊंगा। इसको मैं HTML का नाम दे देता हूँ, और मैं इस फोल्डर के अंदर फिर जाके मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अज्यूम करूँगा कि आपने पहले VS कोड इंस्टॉल किया हुआ था अपने कंप्यूटर में। अगर आपने नहीं किया हुआ तो इस कोर्स की पहली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आप गूगल पे बस सर्च करें डाउनलोड VS कोड, और उसमें पहला लिंक ही आएगा तकरीबन प्रॉब्ली, जिससे आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो VS कोड डाउनलोड करने के बाद कुछ एक्सटेंशंस थी, तीन, वो आप कर लेना जो मैंने पहले उसमें वीडियो में बताया था इस कोर्स की। तो अगर आपने सारा कुछ सही से इंस्टॉल किया होगा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, और यहाँ पे मैं विंडोज़ 11 पे हूँ तो यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे शो मोर करूँगा। तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है ओपन विद कोड। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास VS कोड खुल गया है, और VS कोड इसी फोल्डर में खुला है। अगर आपके पास VS कोड उसी फोल्डर में नहीं खुला तो मैं यहाँ पे बंद करता हूँ इसको VS कोड को। और अगर आपके पास आइकन है डेस्कटॉप पे, जैसे एक यहाँ पे मेरे पास आइकन है, या आप विंडोज़ की दबा के सर्च कर लें VS कोड। खाली कोड लिखना पड़ेगा शायद। अच्छा खैर, यहाँ पे मेरे पास आ नहीं रहा यहाँ पे सर्च करने से। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे जैसे VS कोड यहाँ पे आ रहा है, ये एक बिल्कुल कम्प्लीटली एम्प्टी और न्यू VS कोड की मैंने विंडो खोली है। यहाँ पे मैं जाऊँगा ऊपर फाइल पे, और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ओपन फोल्डर करने के बाद आपने अपना वो फोल्डर खोलना है जहाँ पे आपने बनाया था, और वो फोल्डर खोल के यहाँ पे आपने उस फोल्डर के अंदर जाके सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है। तो इस तरह भी अब वो VS कोड जो है उस फोल्डर के अंदर खुला है। तो उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स, जो तस्वीरें और जो भी चीज़ें होंगी वो सारी ना आपको VS कोड में शो हो रही होंगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे कम्प्लीटली एम्प्टी फोल्डर है, कम्प्लीटली न्यू फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल पे, और इधर हम इसको नाम देंगे index.html। इंडेक्स एक वैसे एक टर्म यूज़ की जाती है, इंडेक्स का मतलब होता है फर्स्ट, सबसे पहली। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल को नाम दिया index.html। डॉट HTML जो है ना वो एक्सटेंशन है कंप्यूटर की। एक्सटेंशन कंप्यूटर को बताता होता है कि ये जो फाइल है ये किस चीज़ की फ़ाइल है और इसको किस तरह मतलब कंप्यूटर समझे। तो जैसे आप मुख्तलिफ तरह की फाइल्स होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई गेम्स खेलते हो तो उनकी .exe फाइल्स होती हैं। वो exe फाइल्स होती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम रन करने के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक पहली फाइल बना ली है index.html के नाम से। अब इसके अंदर हम अपना सारा HTML का कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। तो हमारा एडिटर जो है ना VS कोड, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन ही इसलिए होता है कि वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को ना हैंडल कर सके। इनको चलाने के लिए आपको कोई स्पेशल एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशंस नहीं करनी पड़ती। बाय डिफ़ॉल्ट HTML की जो फाइल्स होती हैं ना उनकी एडिट भी आप कर सकते हो। उनकी वो आपको कोड कंप्लीशन भी देता होता है, और बहुत सारी यूटिलिटीज़ और भी VS कोड ना आपको देता होता है फ्रॉम स्क्रैच। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करनी नहीं पड़ती उसके लिए। तो यहाँ पे मैं HTML लिखा है मैंने खाली, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया है, उसमें थोड़ी सी वो मुझे ऑप्शंस बता रहा है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ HTML5। तो ये सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे ना मेरे पास उसने कुछ थोड़ा सा कोड लिख दिया HTML का। तो इसको कहते होते हैं एक स्निपेट HTML। जब अब मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया जिससे ये
ड्रॉप डाउन मेरे पास दोबारा आ गया। तो ये इससे कहते होते हैं कोड स्निपेट VS कोड के अंदर। कोड स्निपेट का ना एक स्पेशल मतलब की सेंटेंस होता है, एक कीवर्ड होता है जो ड्रॉप डाउन से अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो ना, तो वो एक पहले का ही मतलब प्री डिफाइंड थोड़ा सा कोड का सेक्शन ना आपके लिए लिख के आपको दे देता है VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं HTML5 सिलेक्ट करता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा मुझे बॉयलर प्लेट कोड लिख देता है। ये अभी जो इसने कोड लिख के दिया ना हमारे पास, ये है HTML का बॉयलर प्लेट कोड। ये मैंने अपने एडिटर को थोड़ा सा और जूम कर दिया है ताकि देखने में आसानी हो आपके लिए। ये जो सबसे पहली लाइन है हमारे पास, डॉग टाइप HTML जिसमें लिखा हुआ है इन पॉइंटी ब्रैकेट्स के अंदर और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक स्पेशल लाइन होती है, कीवर्ड होता है HTML का, जो ब्राउज़र को बताएगा कि जब ये ब्राउज़र इस फाइल को चलाएगा ना आपकी HTML को डिस्प्ले कराने के लिए, तो ब्राउज़र को इससे पता चलेगा कि ये फाइल HTML5 की है। HTML के भी मुख्तलिफ वर्जन हैं, लेकिन अब जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है ना वर्जन, वो HTML5 है। तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये फाइल HTML5 की है, ये हम लाइन लिखते हैं डॉग टाइप HTML। उसके बाद हमारे पास लाइन है नंबर 2 जो है वो HTML का टैग है। HTML बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है ना, वो पूरी HTML में तकरीबन आपको यही मिलेगा कि एक टैग होता है, वो शुरू होता है और एंड होता है। HTML में दो किस्म के टैग्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एक होते हैं नॉट सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। तो ये HTML वाला जो टैग है ना, ये क्लोजिंग टैग है। अब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लाता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो मुझे ना इसका रिस्पेक्टिव जो टैग है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये वाला HTML टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे जहाँ पे नीचे हाईलाइट हो रहा है ये यहाँ पे ये टैग ख़त्म हो रहा है। और उसके साथ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जो कि हम बाद वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि इसको बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस HTML पेज की लैंग्वेज इंग्लिश होगी। उसके बाद हमारे पास आता होता है हेड वाला टैग। हेड वाला टैग भी नॉट सेल्फ क्लोजिंग है जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें नीचे यहाँ पे बता हाईलाइट हो रहा है जैसे मेरे पास यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग। हेड वाला जो टैग होता है ना हमारे पास, वो एक पेज की ना प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। इसमें वो हिस्सा नहीं हम लिखते जो यूज़र को पेज खोलने पे दिखता है, हम इसमें वो हिस्सा लिखते हैं जो एक पेज की प्रॉपर्टीज को बताता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ मेटा टैग्स हैं जो ये कैरेक्टर सेट कर रहा है कि UTF-8 कैरेक्टर्स सेट को यूज़ करें ये पेज हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेटा टैग है जो कि व्यू पोर्ट सेट कर रहा है, जो इनिशियल स्केल 0 और विड्थ जो है वो डिवाइस की विड्थ के मुताबिक सेट कर रहा है इसको। उसके बाद हमारे पास टाइटल है। टाइटल ये हमारे जो पेज पे ऊपर टाइटल होता है ना, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बल्कि अभी मैं यहाँ पे बॉडी का टैग में ना लिखता हूँ। बॉडी का टैग आखिर में बता देता हूँ बस। बॉडी का टैग वो हिस्सा होता है जो यूज़र को शो होता है पेज के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आपने देखा कि मैंने जैसे Ctrl+S दबाया फाइल को सेव करने के लिए, तो उसने खुद ही वो सारी चीज़ें ना फॉर्मेट कर दी हैं मेरे लिए। तो ये अगर आपने पहली वाली वीडियो से सही से चीज़ें सेटअप की हैं तो ये आपके पास भी काम कर रही होगी सही से। अगर आप नहीं की तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्सटेंशन करनी है प्रिटियर की एक्सटेंशन करने के बाद सेटिंग्स में जाके फॉर्मेट ऑन सेव इसको चेक करना है। उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर सर्च करना है और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर में से इस ड्रॉप डाउन में से प्रिटियर को सिलेक्ट कर लेना है, तो ये आपका काम करेगा सही से। तो अब इस फाइल को रन करते हैं और हम देखते हैं कि हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है। मैं इस फाइल को आपको चलाने के कुछ तरीके दिखाता हूँ पहले। तो हम VS कोड को मिनिमाइज़ करेंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट हुई है index.html के नाम से। तो मैं इस फाइल पे डबल क्लिक करता हूँ। अगर आपके विंडोज़ वाले कंप्यूटर पे सेट नहीं हुआ हुआ कि इस फाइल को किस चीज़ के साथ ओपन करना है, तो इस पर डबल क्लिक करके ना आपने अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है, तो ताकि ये फाइल आपके ब्राउज़र पे रन हो। अब यहाँ पे मैंने वो फाइल रन कर लिया है और ये जो हमने अभी फाइल बनाई है, कोड बनाया लिखा है VS कोड पे, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था अंदर बॉडी टैग में हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। और ये वो मेटा टैग में हमारे पास जो टाइटल लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट के नाम से, वो यहाँ पे ऊपर हमें टाइटल शो हो रहा है डॉक्यूमेंट। तो इस टाइटल को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इंडेक्स फाइल
लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हम वापस जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम ना सिर्फ एक फाइल को व्यू कर रहे हैं। तो ये फाइल एक दफ़ा रन हुई जब हमने डबल क्लिक किया था उधर फोल्डर में, तब ये यहाँ पे रन होके ना बस तब की डिस्प्ले हो रही है जो उस वक्त रन होके कोड चला था। अब अगर हमने दोबारा देखना है ना कि कोई चेंजेस को, तो मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा या यहाँ से ये बटन दबाऊंगा और फाइल को रिफ़्रेश करूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि दोबारा जब फाइल रन हुई है ना, तो यहाँ पे मुझे वो चेंज शो हुआ कि मैंने जो यहाँ पे इंडेक्स फाइल कर दिया था लिख के, वो यहाँ पे टाइटल पे मुझे इंडेक्स फाइल शो हो रहा है। तो इस तरह अगर करेंगे ना हम, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें बार बार फाइल को यहाँ पे आना पड़ेगा, कंट्रोल आर या बटन दबाना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा फाइल को। फिर अगर हमारे पास कोई चेंजेस सही से ना हो, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एक्सटेंशन की थी लाइव सर्वर की। ये लाइव सर्वर की फाइल बेसिकली यही करती है कि एक सर्वर बना देती है हमारे पास कंप्यूटर पे। तो जैसे हम इस फाइल में कोई चेंजेस करते हैं, तो वो सर्वर जो है ना वो ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश कर देता है हमारे लिए, ताकि हमें बार बार जाके रिफ़्रेश ना करना पड़े। और हम जैसे ही कोई चेंजेस करें यहाँ पर कोड में, वो फ़ौरन हमें ब्राउज़र पे शो हो जाए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ना आपके पास यहाँ बॉटम पे ऑप्शन आ रही होगी गो लाइव की, तो इस पे बस आपने क्लिक कर देना है। तो ये स्टार्टिंग होगी और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब ये पिछली वाली मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो एक सर्वर पे चल रही है, तो वो सर्वर की ना यहाँ पे हमारे पास कोड भी आ रहा है जो हमने आई थिंक पिछले से पिछले लेक्चर में कि इंटरनेट काम किस तरह करता है, उस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी लोकल आईपी एड्रेस है 127.0.0.1 और उसके आगे पोर्ट नंबर है। ये पोर्ट नंबर बताता है कि इस डिवाइस पे इस आईडी के साथ ये सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर लोकल होस्ट भी कर दूं, तब भी मेरे पास ये फाइल चलती रहेगी, क्योंकि लोकल होस्ट और वो जो आईपी एड्रेस था पीछे वो सेम ही चीज़ है। अच्छा, अब मैं अगर कोई चेंजेस करता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बस हेलो कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि उसने ऑटोमेटिकली ना हमारे पेज को रिफ्रेश कर दिया और जो हमने चेंजेस किए थे वो हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिक बॉयलर प्लेट कोड हो गया हमारा HTML की फाइल का। इसमें हमारे पास खाली यही टैग्स नहीं होते, इसमें और बेतहाशा टैग्स होते हैं, कुछ हम अगले लेक्चर्स में यूज़ भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस कोर्स में ऑनेस्टली सारे बता भी नहीं सकता और हम सारे टैग्स को डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि HTML में बहुत सारे टैग्स हैं और टू बी ऑनेस्ट सारे टैग्स हर कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। अक्सर टैग्स जो होते हैं वो बहुत रेयर केसेस में यूज़ होते हैं, तो हम वो सारे डिस्कस भी नहीं करने वाले। हम यहाँ पे बेसिक और कॉमन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एक आम डेवलपर को, एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर को आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसके बाद हम जल्दी जल्दी से काफ़ी सारे जो टैग्स हैं हम उनको डिस्कस करते रहते हैं। HTML के टैग्स ना बस ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज चीज़ें हैं, आपको हर वक्त इन्हीं के साथ ही डील करना पड़ता है तकरीबन। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता और बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता इन टैग्स को, तो हम जल्दी जल्दी ओवरव्यू लेते रहेंगे टैग्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग वाले टैग्स से। हेडिंग और मुख्तलिफ और जो दूसरे टैग्स रिलेटेड टैग्स होते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हेडिंग के लिए होता है टैग हमारे पास H1 फॉर एग्जांपल, और ये होता है H1 से लेके हमारे पास H2, H3, H4, H5, H6। मैं इनको सारों को रिनेम कर लूँ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास हेडिंग वाले टैग्स होते हैं और इन हेडिंग वाले टैग्स का मुख्तलिफ साइज़ के लिहाज से ना मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। तो सबसे बड़े साइज़ का जो हेडिंग टैग होता है वो H1 होता है। तो ये कुछ ये आप अगर किसी आर्टिकल की फॉर एग्जांपल लो, तो आर्टिकल में जो आपका मेन टाइटल होगा आर्टिकल का वो H1 से आप लिखोगे, और आगे जो सब कैटेगरीज होंगी वो आप बाकी हेडिंग वाले टैग्स से आप उनकी हेडिंग्स लिख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आल्ट प्रेस कर रहा हूँ
और मेरा कर्सर इन पॉइंटी ब्रैकेट्स के बीच में है, इन मतलब एच टैग्स के बीच में। तो ये आल्ट कंट्रोल और आल्ट प्रेस करके मैंने बॉटम एरो क्लिक किया है, तो उससे मैंने मेरे कर्सर ने ना दूसरी लाइंस भी सिलेक्ट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ अ हेडिंग टैग। तो यहाँ पे मैं बस अब इसको चेंज कर लेना बस। तो इसको सेव करते हैं और तो हमारे ब्राउज़र पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ हेडिंग टैग्स का मुख्तलिफ साइज़ होता है। ये मैंने पेज को थोड़ा सा जूम कर लिया है। ये हमारे पास हेडिंग टैग्स थे। हेडिंग टैग्स बस जैसा नाम उनका है, हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद मैं इसके जूम को ज़रा थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि बिल्कुल ही छोटे साइज़ में ना दिखे। तो हेडिंग टैग्स के बाद हमारे पास होते हैं पैराग्राफ के टैग्स। पैराग्राफ के टैग्स के लिए भी बड़ा सिंपल होता है। हम यहाँ पे बस पी लिखते हैं, पी फॉर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग जो होता है वो कॉमनली यूज़ होता है, जैसे कहीं पे भी आपका काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हो तो उसके लिए पैराग्राफ का टैग ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोरेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और मेरे पास स्निपेट आ रहा है। मैं इस पे एंटर करता हूँ तो आप देखते हो कि थोड़ा सा ये लोरेम इप्सम टेक्स्ट मेरे पास लिखा आ गया। तो मैं जल्दी से कोई पैराग्राफ लिखना नहीं चाहता था तो उसके लिए मैंने ये एक स्निपेट यूज़ किया। लोरम इप्सम ना एक वेब की टर्म में भी और एक इन जनरल एक ना एग्जाम्पल पैराग्राफ के तौर पे ना यूज़ होता है। तो कहीं पे भी प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिखना हो ना, कि कहीं पे मतलब दिखाना हो कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन आप एक्चुअल वहाँ पे पैराग्राफ लिखना ना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लोरम इप्सम का टेक्स्ट यूज़ करते होते हो। मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को और वापस जाते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास लोरम इप्सम का टेक्स्ट शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारा पैराग्राफ टैग से लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो शायद कि ये पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है ये हेडिंग वाले अक्षर से भी ज़्यादा बड़े साइज़ का टेक्स्ट है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज होती हैं। आप कोई भी मतलब प्लेन HTML कहीं पे भी नहीं लिख रहे होते। इस वजह से मैं ये जल्दी जल्दी भी इनको गुजार रहा हूँ इन टैग्स को, ताकि हम CSS और बाकी चीज़ों की तरफ मूव ऑन कर सकें जो HTML के साथ मिलके HTML को खूबसूरत और कामयाब बनाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टैग होगा वो होगा इमेज का टैग, कि कोई अगर हमने तस्वीर वगैरह अपने HTML से शो करवानी हो तो वो किस तरह करवाते हैं। इमेज के लिए पूरा इमेज लिखने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और बस IMG लिखेंगे। तो इमेज का आप देखोगे मैंने जब क्लोज किया ना टैग तो इसने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया VS कोड ने, क्योंकि इमेज का जो टैग होता है ना वो हमारा पहला यहाँ पे हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक स्लैश लगाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। रिमेंबर हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं HTML में, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एक नॉट सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। बाकी जो हमने देखे जैसे ये H1 है, ये हमारे पास एक नॉट सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और ये इमेज वाला जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इमेज को शो करवाने के लिए ना अब पहले तो हमें चाहिए कोई इमेज यहाँ पे। तो ये मैंने अपना डाउनलोड्स का फोल्डर खोला है ताकि मैं यहाँ से कोई इमेज उठा सकूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक पड़ी हुई है इमेज, इसको मैं बस उठा के ड्रैग करके यहाँ पे VS कोड में ले आता हूँ। तो देख सकते हो ये मैंने पिक्चर यूज़ की थी आखिरी कुछ लेक्चर में भी। तो यहाँ पे अब इसका नाम बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और या तो मैं राइट क्लिक करके रीनेम यहाँ से करता हूँ, या मैं बस इस पे क्लिक करके F2 दबाता हूँ तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं बस इसका नाम लिख देता हूँ टेस्ट इमेज डॉट JPG, जो भी उसकी एक्सटेंशन है इमेज की। तो यहाँ पे इसको शो करवाने के लिए ना इस इमेज टैग के अंदर यहाँ पे SRC होगा। SRC एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसको एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे SRC लिखा है इसने और इक्वल टू डाल के दो कोटेशन मार्क्स लिखती हैं। ये कोटेशन मार्क्स इसलिए हैं कि यहाँ पे हम इमेज का एड्रेस बता सकें कि इमेज जो हमने यहाँ पे शो करवानी है उसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे फाइल के साथ पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे बस टेस्ट इमेज और वो मुझे बता भी रहा है कि बस यहाँ पे टेस्ट इमेज लिख देना है।
तो एक और चीज़ हमें यहाँ पे इसके साथ लिखनी होती है, और वो है आल्ट। लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन अच्छी बात होती है कि आप इसको हमेशा यूज़ करो। और जो आप कॉमनली वेबसाइट पे भी देखते हो, वहाँ पे अगर कोई इमेज आपके पास लोड नहीं होती ना, तो उस इमेज की जगह फिर आपको वो ये टेक्स्ट शो करवा देता है। तो यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ टेस्ट इमेज। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने वो इमेज शो करवा दिया। यहाँ इसे मैं चेंज करके कोई दूसरी इमेज भी दिखा देता हूँ। इसको html.webp दे देते हैं नाम, और इस वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं अगर सेव करूँ ना फाइल को और वापस जाऊँ, तो आप देख सकते हो कि उसने मेरा आल्ट टेक्स्ट जो है ना वो शो करवा दिया है। जो मैंने यहाँ पे टेस्ट इमेज लिखा था ना, उसने वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। क्योंकि इसको इमेज नहीं मिली है, मैंने डिलीट कर दिया है, तो इस वजह से इसने ये आल्ट टेक्स्ट शो करवाया। अब मैं यहाँ पे इसको html.webp कर देता हूँ और वापस आते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर HTML का शो हो रहा है हमारे पास तस्वीर। इसकी हम विड्थ और हाइट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ से मैं इसकी सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ, और हाइट भी सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हो कि उसने विड्थ और हाइट भी तस्वीर की हमारी कम कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखानी है, तो ये चैनल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ये काम करेंगे। बाकी थैंक यू देखने के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो नेक्स्ट टैग जो हमारे पास होंगे वो लिस्ट टैग्स होंगे। तो कभी भी हमारे पास अगर हमने HTML में लिस्ट दिखानी हो, जैसे या फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान वगैरह सौदा लगाना हो, तो आपने उसमें लिखना हो कि इतनी दफ़ा आधा किलो दही लानी है, तो उसकी अगर लिस्ट बनानी हो, तो हमारे पास दो किस्म की लिस्ट होती हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं जिसमें नंबरिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। और दूसरी जो होती है हमारे पास वो अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड में हमारे पास बस नंबरिंग की बजाय बस डैश, डॉट या डैशेस लगी होती हैं। तो इन लिस्ट्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पे तीन किस्म के टैग्स यूज़ करेंगे। पहली हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे दिखाते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास टैग होता है OL का। तो OL के टैग में हम यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे नेक्स्ट लाइन पे करके। तो ये हमारे पास बन गई एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को शो करवाने के लिए हमारे पास एक अलग टैग होता है, और वो होता है LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, और यहाँ पे OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो LI के आइटम के अंदर जो हम चीज़ लिखेंगे वो एक लिस्ट आइटम होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास फर्स्ट लिस्ट आइटम होगा, और ये हमारे पास होगा सेकंड, और ये होगा थर्ड। तो वापस जाते हैं अपने कोड पे, अपने पेज पे, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट शो हो रही है जिसमें हमारे पास नंबरिंग भी हुई हुई है पहले। तो ये हमारे पास होगी एक ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होती है। मैं इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट और एरो की, बॉटम एरो की दबाता हूँ, तो मेरे पास जितनी भी मैंने चीज़ें सेलेक्ट की होंगी वो डुप्लीकेट हो जाएंगी। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपको फास्ट कोड करने में हेल्प करती हैं, जो मैंने याद की हुई है। बस अगर आप नहीं कर सकते याद, तो आप सिंपली इसे सेलेक्ट करके सारे को कंट्रोल C कॉपी, या राइट क्लिक करके कॉपी, और फिर नीचे यहाँ पे कंट्रोल V या राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट किया हुआ पहले। यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट शो करवाने के लिए OL को हम बस UL कर देंगे, और यहाँ पे नीचे ये रीनेम नहीं हुआ, इसको हम यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं, या हम इसको रीनेम नहीं करते खुद और इसको वापस OL ही करते हैं। फाइल को सेव करता हूँ मैं, एक्सटेंशंस में जाते हैं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ऑटो रीनेम।
तो इसमें यहाँ पे मेरे पास पहली एक्सटेंशन ही आ रही है ऑटो रीनेम टैग, और ये आप तस्वीर से देख सकते हो कि ये वाली एक्सटेंशन है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। इसके लिए मुझे इसको रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं VS कोड को। बस यहाँ पे मेरे पास सेट हो गया सारा कुछ। मैं यहाँ वापस आता हूँ अपनी फाइल में, OL को पकड़ के यहाँ पे UL करता हूँ, और आप देख सकते हो कि जैसे मैंने उसका ओपनिंग टैग रीनेम किया है वैसे ही उसने जो क्लोजिंग टैग था उसको भी खुद ही रीनेम कर दिया है। और ये हमारे पास बस एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ा क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। यहाँ पे आपको शायद ना करना पड़े, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एंकर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कोई भी आप जैसे वेबसाइट पे लिंक्स वगैरह कोई देखते हो तो वो होते हैं एंकर एलिमेंट्स। तो अब तक आपने जितनी HTML देख ली, इसके बाद मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ कि आप गेस करना कि एंकर एलिमेंट जो होगा इसका HTML टैग क्या होगा, और आपका टाइमर अब शुरू होता है। तो अगर आप गेस नहीं कर पाए तो वापस मैं जाता हूँ और हम देखते हैं कि एंकर एलिमेंट्स का जो टैग है वो A है, बस खाली A। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बजाय एक ब्रैकेट्स खोल के A टैग लिखने की बजाय मैं, और उसको क्लोज करने की बजाय मैं यहाँ पे VS कोड में अगर सिंपली A दबाऊँ तो उससे मेरे पास यहाँ पे स्निपेट इसका आ जाता है। अब यहाँ पे A ब्लैंक है, A लिंक है, A मेल है, A टेल है। तो यहाँ पे मैं अभी पहले खाली A लिखता हूँ टैग। अब यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है href वो लिंक होता है जो आप चाहते हो कि आपका जो एंकर टैग है उसकी तरफ लेके जाए। तो यहाँ पे मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, टैब दबाता हूँ तो वो नेक्स्ट उस पर मुझे ले गया। यहाँ पे मैं लिंक के अंदर लिखता हूँ कि माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। मैं इसको सेव करता हूँ। तो वापस वापस अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे मेरे पास नीचे आ रहा है माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं होता क्योंकि मैंने कोई लिंक दिया हुआ नहीं है उस पर। अब ये मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट खोली है, यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, अपने VS कोड पे, और यहाँ पे मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया जो मैंने ब्राउज़र से कॉपी किया था। इसको सेव करते हैं और इस पर मैं अब जब क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि वो लिंक मुझे इस वेबसाइट पे ले आया। इसमें A टैग के फिर हमारे पास और भी काफ़ी यूज़ केसेस होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा A लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक तो ब्लैंक है, ब्लैंक में मतलब कोई भी पेज वगैरह अभी उसने सेट नहीं किया होता, और थोड़ी सी और एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। एक लिंक वाला है जो अभी हमने यूज़ किया, उसमें वो एक लिंक किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाता है। और एक है हमारे पास मेल वाला। ये मेल टू, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट पे क्लिक करो और वो जीमेल खोल के आपको किसी को ईमेल भेजने लग जाता है। तो एक मैं ये इसकी एग्जांपल भेजता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे माई ईमेल लिखता हूँ, और यहाँ पे मेल टू के बाद मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख लेता हूँ। तो इसको सेव करते हैं और मैं एक चीज़ करता हूँ कि इनको उठा के ना यहाँ से कॉपी कर कट किए मैंने कंट्रोल X से, और मैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ना बॉडी टैग में ला के रख देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ना स्क्रॉल ना करना पड़े। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो माई पोर्टफोलियो वेबसाइट थी वो मैंने अपने ब्राउज़र पे अभी थोड़ी देर पहले विजिट की थी ना, तो उसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। और जो माई ईमेल वाला लिंक है उसका कलर अभी भी ब्लू है, मतलब यहाँ पे इस पर मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे ना इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा क्योंकि कंट्रोल दबा के अगर आप ब्राउज़र पे क्लिक करते हो ना किसी लिंक पे तो वो एक न्यू टैब में खुलता है। बाय डिफ़ॉल्ट A टैग जो होता है वो एक न्यू टैब में नहीं खोलता आपका लिंक। उसके लिए आपको एक और एट्रीब्यूट में एक और उसको वैल्यू देके बताना पड़ता है कि इस लिंक को दूसरी न्यू टैब पे खोले। तो अभी मैंने वो नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक करूँगा इस पर, तो ये एक न्यू टैब में खुला लिंक।
अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने मेरे पास जीमेल खोल दिया है, और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि मैं एक ईमेल लिख के भेज सकूँ, जो ईमेल मैंने अपने कोड में बताई थी। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं सताना ईमेल भेज के। एक और चीज़ के लिए भी ए टैग यूज़ होता है, वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पेज पे किसी एक जगह पे क्लिक करते हो किसी चीज़ पे, तो वो क्लिक करने से आपको वो पेज स्क्रॉल होके किसी दूसरी जगह पे ले जाता है, तो उसके लिए भी ए टैग यूज़ होता है। तो अभी मैं ना इस अपने पेज को बहुत ज़्यादा लंबा कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मैंने लिस्ट्स बना ली हैं। अब वापस जाता हूँ अपने पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे स्क्रॉल काफ़ी करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना मैंने लिस्ट को कॉपी कर लिया है। आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी यहाँ पे, तो मैं इसको मूव कर देता हूँ साइड पे। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा नीचे ना स्क्रॉल हुआ हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे एक ऊपर लिंक बनाता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ओप्स इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करके स्क्रॉल टू बॉटम, और यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पे href को यहाँ पे एक देता हूँ हैश टैग एंड लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सबसे आखिरी यूएल एलिमेंट पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ आईडी, और आईडी के अंदर मैं यहाँ पे इसको देता हूँ एंड। ये आईडी जो है यहाँ पे हमारे पास यूएल टैग के अंदर ये एक एट्रीब्यूट है एचटीएमएल की। ये एक ना मतलब यूएल टैग की ना एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि इसको ये एचटीएमएल में बताता है कि इस यूएल टैग के पास ना ये चीज़ें होंगी। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और क्योंकि एचटीएमएल बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल चीज़ है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आईडी भी हमारे पास बस एक टैग है। तो आईडी जो होती है ना वो एक पूरे जो फाइल है एचटीएमएल की, एक पूरा पेज जो है उसमें एक यूनिक एलिमेंट को ना आइडेंटिफाई करती है। एक आईडी जो होती है ना वो एक फाइल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हो सकती होती है। यहाँ पे मैंने इसको एक एंड वाली आईडी दी है। आईडी का मतलब नाम मैंने खुद अपने जो भी दे सकते हैं हम नाम, यहाँ पे एंड दी है मैंने। और यहाँ पे जो ए टैग है ना, इसमें हमने href के अंदर हैश टैग एंड लिखा है। HTML के अंदर आईडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास हैश टैग यूज़ होता है। तो यहाँ पे हैश टैग मैंने लिख के बताया है इस ए टैग को कि तुमने एंड वाली आईडी ढूंढनी है। हैश टैग का मतलब आईडी है, और एंड का मतलब आईडी का नाम है कि इस आईडी की एंड नाम की आईडी तुमने ढूंढनी है और वहां तक इस पेज को ले जाना है। यहाँ पे मैं फाइल को सेव करता हूँ, वापस हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास लिंक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि उसने मुझे जितना वो नीचे तक स्क्रॉल करके लेके जा सकता था ना वो मुझे वहां तक ले गया। तो कि हमारा जो आखिरी एलिमेंट था, जो आईडी वाला एलिमेंट था, वो हमें शो हो रहा हो स्क्रीन पे, वहां तक मुझे स्क्रॉल करके ले गया वो। अच्छा, अब एक और हम एच ए टैग का ना यूज़ देखेंगे। अच्छा, अब हम एक और ए टैग का यूज़ देखेंगे, और वो ये है कि दूसरे पेज पे जाना। तो हमारे पास अब आमतौर पे वेबसाइट्स पे एक ही पेज तो नहीं होता खाली, तो हमारे पास जो मुख्तलिफ पेजेस होते हैं उन पे जाने के लिए हमारे पास ए टैग्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसको नाम देता हूँ मैं सीक्रेट फाइल डॉट एच टी एम एल। तो ये हमारी भी एक बहुत सीक्रेट फाइल होने वाली है, और इसमें हम एक दोबारा बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं HTML5 से। ये हमारे पास फाइल बन गई। अब मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ 2 दफ़ा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बजाय मैं इसको नेम दे देता हूँ सुपर डुपर सीक्रेट फाइल। दोबारा टैब दबाया, अब मैं बॉडी टैग के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे हम अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट वाली चीज़ें लिख देते हैं। हियर आर द न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स। मैं फाइल को सेव करता हूँ, और अब हम देखते हैं कि इस फाइल तक हम पहुँच कैसे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा एक ए टैग बनाता हूँ। ए ए लिखा मैंने, यहाँ पे एंटर प्रेस किया,
और इस href के अंदर हमने बस सिंपली उस फाइल का नाम देना है कि किस फाइल तक हमने जाना है। यहाँ पे बस मैं सीक्रेट फाइल लिखता हूँ, वहाँ पे मुझे उसने ऑटो कंप्लीट भी दे दिया उसका। और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ बस यहाँ पे। और इसको हम उठाते हैं, कट किया मैंने इस फाइल को और इसे मैं ले जाता हूँ नीचे। और यहाँ पे इन li टैग के अंदर मैं ना इसको छुपा देता हूँ। ये 2 दफ़ा मैंने लिस्ट आइटम बना लिया। तो अब ये मैंने जो बहुत सीक्रेट हमारी फाइल है ना, इसको मैंने ये एक लिस्ट के अंदर छुपा दिया। अब मैं वापस जाता हूँ अपने फाइल के अंदर, फाइल रिफ्रेश हुई है। अब हम देखते हैं कि ओह किधर गई, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। और ये रही हमारी फाइल। तो हम अपनी फाइल पे क्लिक करेंगे, अपने लिंक पे क्लिक करेंगे सॉरी, तो ये हमें अपनी दूसरी फाइल पे ले जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और लिंक भी डाल सकते हैं जो कि हमें वापस अपनी पिछली फाइल पे ले जाए, या यहाँ पे मैं बस बैक करूँगा तो ये हम अपने वापस पेज पे आ गए, मेन पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत जो है वो देखते हैं, एक फॉर्म्स देखते हैं। तो फॉर्म्स आप तकरीबन हर वेबसाइट पे देखते हो। कहीं पे जैसे फेसबुक पे अगर आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड जहाँ पे लिखते हो वो वो एक फॉर्म है। और कहीं पे भी आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल आउट करते हो तो वो आप फॉर्म्स में ही फिल आउट करते हो। फॉर्म्स तकरीबन हर वेबसाइट पे होते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स को लिखने के लिए पहले तो हम यहाँ पे एक फॉर्म का टैग लिखते हैं, फॉर्म। और यहाँ पे एक्शन, अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखना। एक्शन एक एट्रीब्यूट है जो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो फॉर्म के अंदर हम फिर ना इनपुट्स लिखते हैं बहुत सारी, के फॉर एग्जांपल यूज़र के टेक्स्ट की इनपुट करें, यूज़र से हम चेक बॉक्सेस करवा सकते हैं फिल। तो यहाँ पे अभी तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, मैंने हालांकि फ़ाइल सेव कर लिया है क्योंकि फॉर्म के अंदर हमें कुछ पहले दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ें दिखाएं। तो सबसे पहले सबसे जो बेसिक और सबसे कॉमनली यूज जो चीज़ होती है ना फॉर्म के अंदर, वो होती है इनपुट टैग। इनपुट टैग भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे इसको ऐसे सेल्फ क्लोज करते हैं और मैं अभी सेव करता हूँ इसे। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे उसने शो करवा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक इनपुट जो टैग होता है वो एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है। इनपुट टैग हमें दिखाने के लिए लाजमी नहीं कि हम फॉर्म में ही उसे दिखाएं, उसको अगर हम फॉर्म से बाहर भी कहीं पे भी लिख दें तो वो वैसे भी हमें शो हो जाता है। और बाय द वे अभी आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको इनपुट लिखा यहाँ पे तो उसने उसको इनपुट वाली फील्ड को, टेक्स्ट फील्ड को और ये इमेज को एक ही लाइन में साथ साथ कर दिया है। और ये जो ऊपर एंकर टैग्स भी हैं ये भी उसने साथ साथ एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। हालांकि ये जो हेडिंग टैग्स हैं और ये टेक्स्ट टैग्स हैं, लिस्ट टैग्स हैं, इन सारों को वो उसने अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है। इसको कहते होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ये एलिमेंट्स एक एक पूरी पूरी लाइन लेते होते हैं ना, मतलब उनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट साथ साथ नहीं आता होता, इनको कहते होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ये एक पूरा ब्लॉक है यहाँ से एंड तक, जो जिसने ये पूरी जगह कवर की हुई है। और जो दूसरे टैग्स जो है ना, इनको कहते होते हैं इनलाइन टैग्स। ये आगे HTML जो ये CSS वाले जो हम लेक्चर अगला होगा उसके अंदर हम इस चीज़ को, लेआउट्स वगैरह को प्रॉपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कैसे हम हैंडल करते हैं, लेआउट किस तरह बनाते हैं वेबसाइट का, और जो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे लगी होती हैं उनको हम किस तरह हैंडल करते हैं। तो वापस यहाँ पे मैं इनपुट का जो टैग है इसको मैं फॉर्म के अंदर ही ले आता हूँ वापस। और यहाँ पे हम थोड़ी मुख्तलिफ इसकी वेरिएशंस देखते हैं। पहले वाले पे मैं इसको टाइप देता हूँ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसकी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी किस्म की ना टाइप्स इसने यहाँ पे बताई हुई हैं। हम सारी यहाँ पे नहीं देखेंगे लेकिन कुछ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है टेक्स्ट की टाइप, जो अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रही है, ये एक टेक्स्ट वाली फील्ड है। इसके बाद हम एक देखते हैं, फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स देख लेते हैं।
चेक बॉक्स इस तरह का चेक बॉक्स होता है जो आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स पे जैसे यूज करते हैं कि कीप मी लॉग्ड इन जैसे होता है। उसके बाद एक हम ईमेल वाला भी होता है हमारे पास, यहाँ पे डेट पिकर भी होता है। डेट वाले पे हम यहाँ पे हमारे पास इस तरह कैलेंडर आ जाता होता है, और इस तरह हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास टाइम वाला भी है, यूआरएल है, वीक है, बहुत किस्म के हमारे पास यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। एक यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्म इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो ही रखते हैं इनपुट्स। इसको ईमेल कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे हम इसको आईडी देते हैं। आईडी हम इसको ईमेल ही देते हैं, और इसको आईडी हम देते हैं पासवर्ड की। तो यहाँ पे एक और हम टैग देखते हैं HTML का, इसको कहते हैं लेबल। लेबल वाला टैग कॉमनली यूज होता है कि फॉर एग्जांपल ये इनपुट फील्ड्स के ऊपर आपको टेक्स्ट जो शो हो रहा होता है वो लेबल के लिए, वो लेबल से ही शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लेबल दे देता हूँ ईमेल। यहाँ पे ये लिख देते हैं एंटर ईमेल, और इसको मैं ये क्या हुआ, अच्छा चलो वापस आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एंटर पासवर्ड, और इसको हम आईडी जो है इस फॉर जो है इसका चेंज कर देते हैं पासवर्ड पे। ये बहुत ज़रूरी है, इससे HTML को पता चलता है कि जो ये लेबल है वो किस इनपुट फील्ड के लिए है। वापस हम तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड जो है वो उसके साथ लेबल भी शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये एक ही साथ शो हो रहे हैं, स्टाइल नहीं हुए हुए अच्छे, जैसे मैंने कहा सब्र करना पड़ेगा इसके लिए। ये सारी चीज़ें CSS से होती हैं, अभी के लिए इनको बस इग्नोर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेबल को आईडी देने का फ़ायदा ये होता है कि अब मैं अगर लेबल पे भी हवर कर रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो मेरा इनपुट फील्ड है, अगर मैं उस पर माउस लेके जाता हूँ थोड़ी सी ब्लू हो जाती है। अगर मैं लेबल पे लेके जाता हूँ तब भी वो हवर मतलब कंसिडर हो रहा है उस पर, और मैं अगर लेबल पे क्लिक भी करता हूँ तो वो इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो गई है। ये फ़ायदा होता है लेबल को आईडी देने का। अगर ये आईडी ना दी होती तो उसको पता नहीं होता कि ये किस इनपुट फील्ड के साथ रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे एक और भी हम टैग देख लेते हैं सेलेक्ट का। यहाँ पे हम इसको लेबल देते हैं और इसको हम कर लेते हैं जेंडर। तो यहाँ पे हम आईडी देते हैं इसको जेंडर की, और इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे हम जेंडर का। नेम देना भी इनके साथ ज़रूरी होता है। जब आप फॉर एग्जांपल हैंडल कर रहे होते हैं ना रिक्वेस्ट को, तब कुछ हैंडलिंग के तरीक़ों में ये नेम वाली जो फील्ड होती है ये भी काम आती होती है काफ़ी। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो जो यूजुअली जो एक इनपुट टाइप जिस तरह की होती है उसको वही नेम दिया जाता होता है। यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देते हैं नेम, और इसको नेम दे देते हैं हम ईमेल का। तो यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट का बनाया है इसको एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे एक और टैग यूज़ करते हैं ऑप्शन का। ऑप्शन ये सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन होता है, इसके अंदर जो जो हमारे पास ऑप्शन होती हैं वो हम डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं मेल, और फिर आगे कैपिटल M के साथ मेल लिखते हैं, ताकि ये वाला जो टेक्स्ट है ये डिस्प्ले होगा, और ये वाला जो इंटरनली इस ऑप्शन के साथ जो वैल्यू होगी ना रिलेटेड, वो वैल्यू मेल विथ स्मॉल m होगी। और यहाँ पे हम दूसरा फीमेल यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के लिए अदर लिख लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं, वापस जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स वगैरह भी आ गए हैं, और ये ईमेल वाली फील्ड हो गई। अब यहाँ पे मैं जब क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे ईमेल डालने का मुझे ऑप्शन भी दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये वाली इनपुट फील्ड जो है ना ये एक ईमेल की है, तो यहाँ पे ईमेल ही डलेगी। और ये वाली जो है ये एक पासवर्ड की है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर जो कोई चीज़ टाइप करूँगा तो आप देख सकते हो कि वो पासवर्ड की तरह वो शो नहीं कर रहा टेक्स्ट को। और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेलेक्ट वाला एक ड्रॉप डाउन आ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती की कि यहाँ पे मैंने इसको ना डुप्लिकेट करने के बजाय
बस मैं नीचे उठा के ले गया था यहाँ पे। ये इसको पासवर्ड के लिए कर लेते हैं और इसको जेंडर के लिए कर लेते हैं। अब एक और हम बना लेते हैं चेकबॉक्स वाला इनपुट बना लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं और टाइप चेकबॉक्स, इसको हम नेम देते हैं रिमेंबर का। आईडी इसको हम देते हैं ये भी रिमेंबर के नाम से। इसको क्लोज करते हैं टैग को और इसके बाद लेबल देते हैं यहाँ पे। इसको लेबल में फॉर होगा रिमेंबर और इसका लेबल हम दे देते हैं रिमेंबर मी के नाम से। तो यहाँ पे मेरे पास चेक बॉक्स आ गया लेबल के साथ। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट पे भी क्लिक करने पे वो चेक बॉक्स टॉगल हो रहा है। अगर मैं चेक बॉक्स पे करूँ तब भी होता है। एक और जो हम फॉर्म का देख लेते हैं वो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस इनपुट को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे इसको मैसेज कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैसेज लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम जो अगला एलिमेंट देखेंगे वो होगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हमारे पास बेसिकली एक बड़ा सारा बॉक्स होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते होते हैं। तो इसको आप देख सकते हो कि मैं रीसाइज भी यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई बड़ा सारा मैंने पैराग्राफ लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो बड़ा सारा मैसेज यहाँ पे भी लिखना हो, उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है। अच्छा, इस टेक्स्ट एरिया में आपने कोई भी चीज़ दिखानी हो तो मतलब पहले से कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही हो तो वो इस टेक्स्ट इनके मतलब टैग्स के बीच में लिख दो आप, तो वो चीज़ यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट शो होती रहेगी। अगला हम टैग देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है, बहुत कॉमनली है, बहुत अच्छा दोस्त है सबका जो लोग HTML से रिलेटेड काम करते हैं, और वो है बटन का टैग। तो बटन का नॉट सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसका बस बटन है नाम, और इस बटन के अंदर जो भी आप मतलब चीज़ लिखोगे वो उस टेक्स्ट बटन के अंदर होगा। तो यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड का बटन आ गया मेरे पास। अभी कुछ भी नहीं करता, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आगे भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैं अभी इस पे इतना ज़्यादा नहीं कर रहा कोई बात। बाकी बस यहाँ पे एक ऑन क्लिक का एक फंक्शन है, इस पे मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं स्मॉल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। तो इसको सेव करता हूँ और वापस जाके इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हो कि एक मुझे मैसेज आया, पॉपअप मैसेज हेलो वर्ल्ड का। बटन्स हर जगह तकरीबन इस्तेमाल होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कॉमन यूज होते हैं। बाकी बटन बटन होते हैं, इतना इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड को बात नहीं थी। तो ये होगी हमारी मेन काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। आखिरी थोड़े से कुछ आइटम एलिमेंट्स हैं जो जिनको हम जल्दी जल्दी से बस देख लेते हैं। एक हमारे पास इसमें लाइन ब्रेक का एलिमेंट है, तो ये टेक्स्ट के बीच में हम एक टैग घुसाते हैं यहाँ पे, और आप टेक्स्ट मतलब टैग्स को कहीं पे भी तकरीबन लिख सकते हो, भले आप नेस्ट करना हो किसी चीज़ को। मैं इस पी टैग को एक और पी टैग के अंदर नेस्ट कर देता हूँ, ये चीज़ भी काम करेगी, कोई मसला नहीं, ये भी चलता रहेगा। तो आप HTML को मतलब जैसे मर्ज़ी चाहो लिखना आप लिख सकते हो इसको तकरीबन। यहाँ पे मैं इसको वापस किया फॉर्मेट सही से BR होना है। मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं करना नहीं चाहता था इसको इतना लंबा, लेकिन आई गेस हो गया। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि उसने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया। इसके बगैर फुल वो एक ही पैराग्राफ लिखा जा रहा था, इसके साथ उसने यहाँ पे लाइन ब्रेक करके उस पैराग्राफ को वो अगली लाइन पे ले गया। तो मैं यहाँ पे इसको जितनी मर्जी दफ़ा लिखूंगा वो उतनी दफ़ा नेक्स्ट लाइन करता जाएगा उसको। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होने वाली हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा बस HR वाला टैग है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये टैग बस एक सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है पेज में हमारे। उसके बाद कुछ हमारे पास सिंपल से टेक्स्ट वाले टैग्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को अगर बोल्ड करना हो तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, और जितने टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना है उसके इर्द गिर्द हम ये स्ट्रॉन्ग टैग लिख देते हैं,
तो आप देख सकते हो कि वो वाला हिस्सा बोल्ड हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास बोल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट वाला भी है, एक हमारे पास बी वाला भी है। बी भी सिंपली बस बोल्ड वाला होता है। उसके अलावा अगर हमने टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो उसके लिए आई वाला होता है। इसको सारे के मैं रैप कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि बाकी जो हमारा टेक्स्ट है वो सारा इटैलिक हो गया। ये चीज़ें इन टैग से भी हो सकती हैं और ये CSS से भी हो सकती हैं। उसके बाद आखिरी जो हम चीज़ देखेंगे वो हैं बस कमेंट्स। कमेंट्स, अगर आपने पिछली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वाली वीडियो देखी तो उसमें आपको पता होगा कि कमेंट्स बस एक ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें डिस्प्ले नहीं होती, कहीं पे हमें शो नहीं होती। वो सिर्फ हमारे जो कोड को होता है ना, कोड में हिंट्स देने के लिए होता है कि कोड का ये वाला हिस्सा ये इस चीज़ के लिए है हमारे पास। तो वापस मैं अपने कोड में जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ सिर्फ कोड में इस्तेमाल होती है। तो मैं यहाँ पे बॉडी के बाद एक लाइन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल और स्लैश दबाता हूँ। कंट्रोल स्लैश दबाने से मेरे पास यहाँ पे कमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। जैसे ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया एंकर के। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो कोड में मेरे पास कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये कमेंट्स जो होते हैं ये बिल्कुल जब कोड इसका रन होता है HTML फाइल का, उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बस सारे कोड में ना एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि वो बताए कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे एक बार मैं खोलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट टैग्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बस टेक्स्ट टैग्स हैं। इस हॉरिजॉन्टल रूल के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म टैग्स लिख देता हूँ। इधर मैं इसके बाद लिख देता हूँ इमेज और इधर मैं बस लिख देता हूँ लिस्ट। तो इसका कोड पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और बाकी ये बस एक कोड में हमारे पास एक हेल्पिंग चीज़ होती है कि हमें पता चलता रहे कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ भी हमें बताना हो उसके लिए ये हमारे पास टैग्स यूज़ होते कमेंट्स यूज़ होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास फाउंडेशन की तकरीबन सारी चीज़ें हो गई। हमने सारे टैग्स तो HTML के डिस्कस नहीं किए और हम सारे कर भी नहीं सकते क्योंकि HTML में बहुत सारे टैग्स हैं इसके अलावा भी। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें छोड़ूंगा HTML के काम में। आप यहाँ पे वक्त के साथ साथ और चीज़ें खुद ही सीखते रहोगे। हम इसके बाद आगे मूव करेंगे CSS के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम CSS की तरफ जाएं, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सिंपल सी होने वाली है। इसमें मैं आपको यहाँ पे ये मेरे पास एक डिज़ाइन की फ़ाइल है, आई होप के नज़र आ रही है सही से। तो यहाँ पे आपने ये सिंपल सी एक वेबसाइट बनानी है जिसमें 2 पेजेस होंगे। एक आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज होगा और दूसरा होगा आपका कॉन्टैक्ट का पेज। तो यहाँ पे आप इस डिज़ाइन को देख सकते हो, बहुत सिंपल है। तो पहले पेज जो होगा उसमें आपके पास टॉप पर 2 लिंक्स होंगे, होम का और कॉन्टैक्ट का। तो होम वाला जो बटन होगा वो आपको पहली फाइल पे लेके जाएगा, जो ये वाली पहली फाइल है, और कॉन्टैक्ट वाला जो होगा वो आपको दूसरी फाइल पे लेके जाएगा जो कि ये वाली है। तो उसमें पहले टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल रूल है, फिर यहाँ पे, और बाकी आप ये डिज़ाइन देखते रहो। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। तो अगर आपके पास कोई रेज्यूमे है तो यहाँ पे उसको डाउनलोड करने वाली जगह का लिंक भी डाल देना। अगर नहीं है तो इसको रिमूव कर देना। बाकी आप यहाँ पे इसको सोच के बना सकते हो कि आप इन तस्वीरों से कैसे आप अपनी प्रोफाइल्स पे लेके जा सकते हो यूज़र को। तो वैसे ही आपने फॉर्म्स को यूज़ करना है फिर, और आपने ये सेकंड पेज बनाना है जिसमें आपके पास टॉप पे ये होम और कॉन्टैक्ट वाला होना है, और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल के बाद कॉन्टैक्ट मी, और फिर आगे ये बाकी फॉर्म एलिमेंट्स हैं। ये सारे हमने इस वेबसाइट में इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप इन सारी चीज़ों को अब बना भी सकते हो इजीली। तो ये आपकी असाइनमेंट है, और वैसे ये बनाने की कोई ऐसे मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप जितने प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे डेवलपर बनोगे। तो मैं इसलिए आपको ये छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के एंड पे आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दिया करूँ ताकि आप वो खुद उसको अपने टाइम में प्रैक्टिस करो।
और ख़ुद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ें खुद एक्चुअली नहीं सीखोगे। ऐसे हर कोई देख सकता है वीडियो, लेकिन वीडियो से सीखना और वीडियो से सीख के बाद में फ्यूचर में उन चीज़ों को अप्लाई करना और यूज़ करना उन चीज़ों को फ्यूचर में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगती है, वक्त लगता है, आपको बार बार ट्राई करनी पड़ती है। नहीं अगर समझ आता है तो उस वीडियो के पार्ट को दोबारा देखें। आपके कोई क्वेश्चन हो तो उनको कमेंट सेक्शन में नीचे छोड़ दें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।